अंदर रिया विवान को अपना मोबाइल गेम खेलने को दे चुकी थी और खुद बैठकर विवान की लेटेस्ट रिपोर्ट्स देख रही थी। बाहर अंजलि क्लीनर के साथ बस विवान के रूम 106 तक पहुंच ही गई थी कि फिर से उसका फोन बज उठता है। वो देखती है मैनेजर का कॉल है। वो फौरन उठाती है। उधर से मैनेजर की आवाज आती है, वंश मिल गया है अंजलि, कम बैक टू होटल। ये सुनते ही अंजलि के कदम ठिठक जाते हैं। मन में चैन की सांस आती है। टेंशन दिमाग से कम होती है, लेकिन फौरन वंश को देखने की बेचैनी उसे वहां एक पल के लिए भी नहीं रुकने देती। क्लीनर 106 रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आता है और अंजलि बिना एक सेकंड रुके अंदर कदम रखने के पहले ही पलटकर भागते हुए वापस चली जाती है। विवान गेम खेलते हुए मन ही मन सोच रहा है, वंश बोला था कि रात में कोई इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन ये नर्स ने मेरे पास 2 इंजेक्शन लाकर क्यों रखे हैं? हे भगवान, कहीं ये मुझे इंजेक्शन तो। इतना सोचते ही वो फौरन मोबाइल रखता है। विवान रिया से पूछता है, मॉम, आप नर्स को बोलिए अब मुझे कोई इंजेक्शन ना लगाए, वरना मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। तभी अचानक से ही प्रभाकरण अंदर प्रवेश करता है। प्रभाकरण बहुत ही गंभीर होता है। वो रिया को बाहर कोने में ले जाकर बिना कोई पल गवाए रिया के कान में प्रॉपर्टी वाली बात बताता है। क्या? रिया की जोर की आवाज निकल जाती है। आर यू मैड? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, इसीलिए तो हम आपको कब से कॉल कर रहे हैं। रिया के दिमाग में ताबड़तोड़ धमाके होने लगते हैं। वो उस खबर पर यकीन नहीं कर पाती। वो तुरंत खड़ी हो जाती है, विवान के पास आती है, अपना पर्स मोबाइल वहां से उठाती है और विवान से बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। विवान बस मॉम मॉम बोलता रह जाता है, लेकिन रिया एक बार भी पलट कर नहीं दिखती। इसीलिए मुझे अच्छी नहीं लगती मेरी ये मॉम। अंजलि माँ ही हम दोनों की माँ है। एक बार बस इन मॉम के साथ भी डीएनए टेस्ट हो जाए ना। तभी विवान देखता है रिया जिस चेयर पर बैठी थी वहां उसके बाल गिरे हुए हैं। वो नर्स को आवाज देकर पूछता है कि इस बाल से डीएनए टेस्ट मेरा मैच हो सकता है? नर्स पूछती है, पैसे कितने दोगे? विवान बोलता है, जितने पिछली बार दिए थे। नर्स सैंपल लेती है, पैसे लेती है और चली जाती है। इतने में क्लीनर आता है। वो विवान को उस नर्स से बच के रहने को कहता है। वो बताता है कि वो नर्स हॉस्पिटल में सारे पेशेंट से बस पैसे ही लिया करती है और सबको झूठी झूठी रिपोर्ट देती है। विवान को भरोसा नहीं होता तो क्लीनर उसे एक कंप्यूटर रूम में लेकर जाता है, जहां नर्स एक कंप्यूटर ऑपरेटर से फर्जी रिपोर्ट बनवा रही है और कह रही है, अरे 6 साल का बच्चा है, उसे क्या समझ आएगा। ये सब देखते ही विवान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मतलब उसने जो डीएनए टेस्ट अंजलि के साथ करवाया था वो भी इस नर्स ने फेक बताया था। वो वंश के सीक्रेट मोबाइल पर फोन करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। इधर उस घटनाक्रम से अनजान अंजलि होटल के पास पहुंच रही होती है कि उसे दिखता है कि थोड़ी ही दूर पहले मैनेजर वंश से बात कर रहा है। अंजलि फौरन गाड़ी से बाहर निकलती है, वंश को गले लगाती है, फिर फौरन भड़कते हुए स्वर में पूछती है, कहाँ गए थे वंश? वंश कुछ नहीं कहता, लेकिन मैनेजर बात को संभालते हुए कहता है, बच्चा है, जाने दीजिए अंजलि जी। इधर वंश के मन में चल रहा था, कैसे नहीं बताऊं कि मैं हॉस्पिटल से भाग के आया हूँ, पर पैसे जेब में कुछ थे नहीं, और फिर मैं तो होटल का नाम पता सब भूल गया इतने दिनों में। अच्छा हुआ मैनेजर अंकल ने देख लिया, वरना पता नहीं कहाँ रात बितानी पड़ती। अंजलि इस बात को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती है और वंश को डांटती है। ये क्या बिहेवियर है वंश? वेरी इररिस्पॉन्सिबल। ऐसे करते हैं अच्छे बच्चे? कहाँ चले गए थे? जानते हो कि मम्मी कितनी डर गई थी, स्वास्तिका आंटी कितनी डर गई थी। वंश बस सर नीचे झुकाए माँ की डांट सुनता रहता है और सोचता है कि अब ये लोग मुझ पे और ज्यादा निगरानी रखेंगे, मतलब मैं कल हॉस्पिटल नहीं जा पाऊंगा वापस। फिर विवान का क्या होगा? इस डांट और गुम हो जाने की वजह से वंश भूल ही गया था कि वो हॉस्पिटल में अपनी माँ को कितना ज्यादा मिस कर रहा था। वो जैसे ही अंजलि के गले लगता है उसे रोना आ जाता है। अंजलि उसे सहलाती है और आंसू पोंछ के कहती है, आप स्वास्तिका आंटी के साथ जाओगे, मम्मा भी आती है। स्वास्तिका उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? अपना पर्स भूल आई हूँ गौतम के घर, लेकर आती हूँ, तुम वंश का ध्यान रखना। और अंजलि निकल जाती है। इधर रिया तनतनाती हुई घर में घुसती है। पीछे प्रभाकरण भी है। लता देवी हॉल में ही सोफे में बैठी है। प्रभाकरण ने जो कहा वो सच है,
जैसे ही रिया ये कहती है, वैसे ही लता देवी उसे पेपर्स थमा देती है। इसीलिए वश में करके रखा था उस नागिन ने दादाजी को। रिया पेपर्स में अंजलि का नाम देखकर गुस्से में उबलती है और पूछती है, गौतम को पता है इस बारे में? गौतम फ्रेश होकर बाहर आता है, देखता है कि रिया के हाथ में पेपर्स हैं जो उसे दादाजी के कमरे में देखे थे। वो आगे बढ़ता है और पूछता है, ये तुम्हारे पास कहां से आए? सवाल ये नहीं है कि कहां से आए, बल्कि ये है कि क्यों आए। क्या तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा है कि वो नागिन क्या कर रही है? रिया गौतम को पेपर्स देकर जहर उगलना शुरू करती है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? गौतम उसकी बात से असहमत होते हुए उससे कहता है, सही तो कह रही है, जिस मकसद से आई थी वो पूरा हो गया। अकेले में उसने आखिर एक प्रॉपर्टी हथियाई ली, अब जल्द ही दूसरी भी छीन लेगी। लता देवी भी सुर में सुर मिलाते हुए कहती है, कैसी बातें कर रही हो माँ? अब ये फालतू बकवास आप भी शुरू मत कर देना। गौतम को अभी भी ये बात नहीं पचती। फालतू की बकवास नहीं, सच कह रही है मम्मी जी। रिया को तो इतना अच्छा मौका मिला हुआ था जिसे वो छोड़ने वाली नहीं थी। लता देवी ने आग लगाने की शुरुआत कर दी थी, बस अब उसमें रिया को घी डालते जाना था। तुम तो कुछ कहना ही मत, वैसे भी दादाजी के सोने का समय हो रहा है, उन्हें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। दादाजी के लिए जो तुम्हारा ये प्यार है, उसी का तो फायदा उठा लिया है उसने। रिया गौतम से बोलती है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल इंसान कोई काम उठाए और उसे पता भी ना हो कि क्लाइंट कौन है। वो सब शुरू से ही सोच कर आई हुई थी। गौतम के दिमाग में चहलकदमी हो रही है। रिया ने जो भी कहा था वो कहीं से भी गलत मालूम नहीं पड़ता था। वाकई में ये कैसे संभव था? लेकिन अंजलि ऐसा कैसे कर सकती थी? उसने तो दादाजी की खातिर अस्पताल में आना, घर में आना शुरू कर दिया था। वो इन सब बातों को एक बार में कहाँ मानती थी? उसके सामने कितनी बार प्रार्थना करनी पड़ती थी। गौतम की इस बात का भी रिया और लता देवी के पास जवाब होता है। रिया कहती है, ना मानने का नाटक करती थी, लेकिन आखिरकार तो मार ही जाती थी ना। और सेवा का क्या है? सच तो ये देखो कि बदले में उसे वो मिला है जो किसी को नहीं मिला। गौतम अभी भी उनकी बातें मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वो इन सबको नजरअंदाज भी नहीं कर पाता है। कड़ियां खुद ही आपस में जुड़ रही थी। इसके अलावा अकेले में प्रॉपर्टी के पेपर को अपने नाम करवा लेना और किसी को कुछ नहीं बताना भी शक पैदा कर रहा था। रिया और लता देवी उसे एक एक तरफ से घेर लेती है और अपने मन में जितना भी जहर भरा होता है गौतम पर उड़ेलना शुरू कर देती है। वो इतने सालों बाद पूरी तैयारी के साथ आई है, बिल्कुल उसी तरह तुमको फंसाने जैसे शादी के पहले फंसाया था, और तुम उसके अच्छेपन के ढोंग में फिर से आते जा रहे हो। आंखें खोलो गौतम और सच को देखो, समझो, फिर सब साफ साफ दिखाई देगा, वरना इस बार हम उससे नहीं बचेंगे। बस। रिया को हाथ दिखाकर गौतम उसे चुप कराता है। अब और कुछ नहीं बोलूंगी, मैं खुद उससे बात करूंगा। गौतम अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि उसकी नजर सामने दरवाजे पर पड़ती है और उसके मुंह को काट मार जाता है। सामने अंजलि खड़ी है जो ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही होती है। अंजलि, रिया के मुंह से निकलता है जब वो उसे देखती है। तब प्रभाकरन और लता देवी भी उसी दिशा में देखते हैं। एक पल को वो भी ठिठक जाते हैं। अंजलि गौतम की आंखों में आंखें मिलाकर घूरती है, फिर वो उसके पास आती है। अंजलि लता देवी और रिया को एक एक करके देखती है, फिर अंत में उसकी नजर घूमकर गौतम पर आ टिकती है। गौतम ने भले ही रिया की बात का भरोसा नहीं किया होता, लेकिन उसकी आखिरी कई बात ये भी संकेत करती है कि वो कहीं ना कहीं उनकी बात से सहमत भी है। गौतम का अपने मन में इतना मान लेना भी अंजलि का दिल तोड़ने और गुस्सा दिलाने के लिए काफी होता है। आखिर आ गए ना अपने असली रूप में, अंजलि कहती है। अंजलि की आवाज में एक दर्द था। नहीं अंजलि, तुम गलत समझ। इससे पहले कि गौतम आगे कहे, अंजलि उंगली दिखाकर उसे चुप करा देती है। कुछ नहीं सुनना मुझे, जितना सुनना था सुन चुकी हूँ। फिर वो सबको देखते हुए उन्हें ताने मारना शुरू करती है। यही आता है तुम लोगों को, अपने मतलब के लिए काम लो और फिर उसी को दोषी ठहरा दो। मैं नहीं आई थी यहाँ, लाया गया था मुझे। सब पता है हमें, याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इतने भी बेवकूफ नहीं कि तुम कुछ भी करो और हमें दिखाई ना दे। लता देवी कहती है,
मम्मी जी सही कह रही हैं। किस तरह प्रॉपर्टी हथिया ली तुमने, सब दिख रहा है हमें। रिया भी बहती गंगा में हाथ धो लेती है। अच्छा। अंजलि गौतम के हाथ से प्रॉपर्टी के पेपर छीनती है। मेरे लिए प्रॉपर्टी क्या मायने रखती है, ये बताती हूँ तुम्हें। वो चेकबुक निकालती है, महिला एंड विकास फाउंडेशन दिल्ली के नाम से 300 करोड़ का चेक बना देती है। संयोगिता जी, कांग्रेट्स। आज के समाज में जो विकलांग और अभागी महिलाएं हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, उनके उत्थान के लिए एक बड़ी सी जमीन छह रही थी ना, जहां आप आश्रम खोल सके और सारी महिलाओं को अच्छी शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके। आपकी चिंता खत्म हो गई है। कल आपके पास 300 करोड़ का चेक पहुंच जाएगा। फुलवा गांव में जाकर आप जमीन देख लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। खन्ना परिवार के पंछीलाल दादाजी ने दिया है ये सब। इतना बोलकर अंजलि फोन काट देती है। सब लोग ये देखकर भयंकर शॉक हो जाते हैं कि 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसने एक झटके में दान कर दी। दादाजी की तबीयत में काफी सुधार हो चुका है। अब मैं चलती हूँ और मुझे नहीं लगता कि यहाँ दोबारा आने की जरूरत पड़ेगी। कहकर वहां पड़ा अपना पर्स उठाती है। गौतम कुछ कहने की कोशिश करता ही है कि उसे एक फोन आता है। अस्पताल का नंबर देख वो फोन उठा लेता है। सर, आपका बेटा विवान हॉस्पिटल से फिर से भाग गया है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है। क्या? गौतम चौंक जाता है। उसी वक्त अंजलि दरवाजे की तरफ बढ़ रही होती है। गौतम भी बाहर निकलने को होता है कि अचानक वो रुक जाता है। अंजलि के कदम भी रुक जाते हैं। दरवाजे पर हॉस्पिटल से भाग कर आया विवान खड़ा था। अंजलि की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। उसके मन पे जैसे बहुत भारी पत्थर आकर गिरा हो। ये बच्चा एकदम हूबहू वंश की तरह दिखने वाला आखिर कौन है? कहीं ये वंश? नहीं, वंश तो स्वास्तिका के पास है। कुछ ही सेकंड्स में अंजलि के मन में सैकड़ों सवाल ट्रैवल कर चुके थे, लेकिन कोई एक सही जवाब उसके मन ने उसे नहीं दिया था। वो आगे बढ़कर जाने ही वाली होती है कि उसके ठीक बराबर से गौतम पहले गुजरता है और विवान को गले लगा लेता है। विवान, बेटा, मना किया था ना हॉस्पिटल से भागने को। गौतम उससे बात करता है। अंजलि की हैरत बढ़ जाती है। वो मन में सोचती है, विवान और गौतम का बेटा। गौतम, ये तुम। अंजलि कुछ और कहने ही वाली होती है कि गौतम ही कह देता है, ये मेरा और रिया का बेटा है, विवान। अंजलि के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो रिया को देखती है, गौतम को देखती है और फिर विवान को। गौतम उसे अंजलि के पास लाता है। ये अंजलि है, आंटी को नमस्ते करो बेटा। विवान तो जानता है ये अंजलि है, लेकिन सबके सामने वो उसे नमस्ते करता है। अंजलि विवान को देखती है और अब तक जो उसके मन में उलझे हुए सवाल घूम रहे थे, उसे उन सब के जवाब मिल जाते हैं। मतलब मेरे जो ट्विंस बच्चे पैदा हुए थे, उसमें से एक मरा नहीं था। ये वंश का जुड़वा भाई है। इन्होंने मुझे मेरे बच्चे से दूर रखा। वो अपने मन में इस गुस्से से निकली लौ को निगलते हुए प्रतिज्ञा लेती है, मैं अब इस घर को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं अपने दूसरे बच्चे को यहाँ से ना ले जाऊं। रिया विवान के सर पर हाथ फेरकर ड्रामा करते हुए कहती है, ओ, मेरा बच्चा आ गया, चलो अच्छा ही हुआ। अस्पताल का खाना खा खाकर देखो कितना दुबला हो गया है। रिया की इस हरकत को अंजलि बड़े गौर से देख रही थी और गौतम भी अचानक से रिया के इस रिएक्शन को देखकर हैरान रह गया था। लेकिन गौतम ये सोचकर इस बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो जानता था कि रिया अक्सर दूसरे लोगों के सामने तारीफें बटोरने के लिए विवान को कुछ ज्यादा ही भाव देने लगती है। ये उसकी पुरानी आदत है। विवान नजर उठाकर बारी बारी से गौतम, रिया और अंजलि की तरफ देखता है। वो कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी रिया गौतम से नजर बचाकर विवान के होठों पर उंगली रखते हुए उसे घूर कर धीरे से कहती है, बिल्कुल चुप, तुम कुछ नहीं बोलोगे। इतना कहते ही रिया जोर से बोलती है, मेरा बच्चा, चलो बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, आओ अंदर चलते हैं, मम्मा तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाएगी। इतना कहकर रिया विवान का हाथ पकड़ते हुए सीधे अंदर की तरफ चली जाती है। विवान जाते हुए कई बार पलट पलट कर अंजलि की तरफ देख रहा था। अचानक मिले इस विवान को देखकर अंजलि आश्चर्य से रिया की तरफ पलट कर देखती है। रिया तिरछी नजरों से उसे ही देख रही थी। अंजलि से नजर मिलते ही रिया ने तुरंत अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा ली थी। रिया ने मन में सोचा,
ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? इस बेवकूफ विवान को अभी अंजलि के सामने आना था। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, मुझे तुरंत विवान को यहाँ से लेकर जाना होगा, वरना गौतम और उसकी दौलत दोनों एक ही झटके में मेरे हाथ से निकल जाएंगे। इतना सोचते हुए रिया दौड़कर विवान का हाथ पकड़ लेती है और ये देख के अंजलि की जबान पर मानो ताला पड़ गया था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी जो भी उसकी आंखों के सामने घट रहा था। उसे ये किसी सपने की तरह लग रहा था। अचानक उसके दिल में एक टीस उठी और उसकी ममता उसे 6 साल पहले ले गई। 6 साल पहले उस काली रात का मंजर उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगा था। उसके अंदर की माँ चिल्ला चिल्ला कर उससे कह रही थी, सोच क्या रही है अंजलि? विवान तेरा ही बेटा है, तेरा दूसरा बेटा जिसे तू आज तक मरा हुआ समझ रही थी, वो विवान के रूप में जिंदा है। किस्मत के दिए इस सदमे से अंजलि खड़ी खड़ी कोमा जैसी हालत में पहुंच गई थी। उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया था। जब गौतम ने उसका हाथ पकड़कर उसे कई बार जोर से हिलाया, तब वो अपनी कोमा से थरथराते हुए बाहर आई। गौतम ने माथे में बल डालते हुए उससे पूछा, अंजलि, अंजलि, क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो? अंजलि ने अचानक खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर अंजलि तुरंत ही तेज कदमों से चलती हुई बाहर की तरफ जाने लगी। गौतम ने हाथ बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि अंजलि प्रॉपर्टी वाली बात पर गुस्से में है और वो रुकने वाली नहीं है। सड़क पर चलते हुए अंजलि की आंखों के सामने बार बार विवान का उदास चेहरा आ रहा था और वो यही सोच रही थी, विवान अचानक मुझे देखकर सहम क्यों गया था? और रिया उसे जिस तरह से डराती हुई अंदर ले गई, पक्का वो कुछ ना कुछ छुपा रही है। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। तभी अचानक वो अपना फोन निकालती है और स्वास्तिका को फोन करके कहती है, स्वास्तिका, मुझे जल्दी बताओ वंश कहाँ है? उसकी इस बात का स्वास्तिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अरे अरे, क्या हो गया अंजलि? इतनी घबराई हुई क्यों हो? वंश होटल में है और मेरे सामने बैठा है। अंजलि बिना कुछ कहे उसका फोन कट कर देती है और सीधे होटल के लिए निकल जाती है। उधर अपने कमरे में जाकर रिया विवान को बेड पर धक्का देते हुए चिल्लाकर बोलती है, तुम जैसा बेवकूफ बच्चा मैंने नहीं देखा। तुमसे कहा था ना, जब तक ठीक ना हो जाओ अस्पताल में ही रहना। आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से न जाने क्या हो जाता। तुम्हें लाख बार समझाया है, अजनबियों के सामने मत आया करो। विवान रोते हुए कहता है, मम्मा, लेकिन मैंने क्या किया? What is my fault? वो मुझे वहां इंजेक्शन लगाने वाले थे, वो भी दो। रिया गुस्से में चुटकी बजाकर विवान को उंगली दिखाते हुए घूर कर कहती है, You just shut up. जब तक मैं ना कहूं तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, और अगर पापा या दादी से इस बारे में बात की तो तुम्हें वो पनिशमेंट दूंगी कि याद रखोगे, डरी इडियट। इतना कहते हुए रिया कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाने के कुछ ही पल बाद एक नौकर अंदर आकर खड़ा हो जाता है और विवान की तरफ घूमते हुए कहता है, बाबा, मम्मा ने कहा है कि अब से आपको जो भी चाहिए मैं ला कर दूंगा, पर आप कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। विवान एक नजर नौकर को घूरते हुए देखता है और दौड़ता हुआ खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। उधर होटल पहुंचकर अंजलि वंश को देखते ही गले लगा लेती है और उसे पागलों की तरह चूमते हुए रोने लगती है। वंश खुद उसे देखकर हैरान था। स्वास्तिका उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है, क्या हुआ अंजलि? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वंश बिल्कुल ठीक है, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? हुआ क्या है, बताओ तो सही। इतना कहते हुए स्वास्तिका वंश को अपने कमरे में जाने के लिए बोलती है। बेटा वंश, मामा से मुझे कुछ बात करनी है, आप कुछ देर के लिए अपने कमरे में जाओ। अंजलि ने गौतम के घर में जो भी देखा था वो सारी बात स्वास्तिका को खुलकर बता दी है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद स्वास्तिका बड़ी हैरानी के साथ कहती है, तो तुम कहना चाहती हो कि रिया के घर में जो बच्चा है वो भी तुम्हारा ही बेटा है? अंजलि अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, I'm not 100% sure स्वास्तिका, बट मेरा दिल कहता है वो मेरा ही बच्चा है। वो हूबहू मेरे वंश के जैसा है। मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया था। उस रात एक बच्चा मुझसे छूट गया था जिसे मैं मरा हुआ समझ रही थी। शायद वो जिंदा है, मुझे लगता है वही विवान है। मुझे किसी न किसी तरह से सच्चाई का पता लगाना है। पूरी बात समझने के बाद
स्वासिका सवालिया अंदाज में कहती है, लेकिन तुम कैसे पता करोगी? अब क्या करोगी तुम? इस पर अंजलि स्वासिका की तरफ देखते हुए कुछ सोचकर बोलती है, मुझे किसी से मिलना पड़ेगा। मैं जानती हूँ मुझे सच्चाई कहाँ से पता चलेगी। अब जब तक मैं अपना बच्चा वापस नहीं ले लेती, जयपुर छोड़कर नहीं जाऊंगी। उधर अपने कमरे में बैठा हुआ वंश अंजलि की यह हालत देखकर गहरी सोच में पड़ गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसकी माँ अंजलि को क्या हो गया है। वो तुरंत अपना सीक्रेट फोन निकालता है और विवान को कॉल करके कहता है, हेलो डोरेमोन, मेरी मम्मा अभी घर आई है, बहुत टेंशन में लग रही है। तुमने अपने घर जाकर किसी को कुछ बताया तो नहीं? इस पर विवान सुबकते हुए कहता है, मैं टॉयलेट में हूँ, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता। मेरी मम्मा ने भी मुझे कमरे में बंद कर दिया है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ क्या हो रहा है। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वंश कुछ सोचते हुए कहता है, जो सीक्रेट हम दोनों जान गए हैं उसे हमें खुद तक ही रखना है विवान। अभी किसी से कुछ नहीं बताना है। ओके बाय। विवान कहता है, ठीक है बाय, मैं नहीं बताऊंगा। दोनों ही बच्चों ने अपना ये राज अपने दिल में ही रखने का फैसला कर लिया था। रात में अंजलि वंश को अपनी बाहों में भरकर लेटी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वंश अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ मम्मा? हम तो दिल्ली जाने वाले थे ना, पर आपने क्यों कहा कि आप अब जयपुर से नहीं जाएंगी? इस पर अंजलि मुस्कुराते हुए उसके गाल को चूमकर बोलती है, क्योंकि बेटा इस शहर में मेरे दिल का एक टुकड़ा कहीं खो गया है। जब वो वापस मुझे मिल जाएगा तो हम उसी दिन दिल्ली चले जाएंगे। वंश मासूमियत भरे अंदाज में पूछता है, आपके दिल का टुकड़ा कहाँ खो गया है मम्मा? अंजलि खुद को रोने से रोकते हुए कहती है, यही कहीं है मेरे बहुत पास, बस मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। अब तुम सो जाओ बेटा, कल बात करते हैं। थोड़ी देर बाद वंश उसकी गोद में गहरी नींद के आगोश में चला गया था, लेकिन अंजलि थी कि रात भर नींद उसकी आंखों को छू भी नहीं पाई थी। अंजलि सुबह उठते ही किसी से बिना कुछ कहे चुपचाप अपने रूम से बाहर चली गई थी। कुछ ही देर में उसकी कार अपने गंतव्य की तरह बढ़ रही थी। अंजलि को किसी से मिलना था, लेकिन किससे, ये तो अंजलि के अलावा कोई और नहीं जानता था। अंजलि विवान के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी और उधर रिया विवान को अंजलि से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का प्लान बना रही थी। उधर रिया के ऑफिस में प्रभाकरन ठीक उसके सामने खड़ा हुआ था और रिया उसे अब तक की सारी कहानी डिटेल में बता चुकी थी। प्रभाकरन मुस्कुराते हुए कहता है, आप भी छोटी छोटी बातों की टेंशन लेती हो मैडम जी। अगर उसने बच्चा देख लिया है तो क्या हुआ, बच्चा तो उसे नहीं पहचानता ना। इस पर रिया चिल्लाते हुए कहती है, छोटी सी बात, तुम ऐसे छोटी सी बात कहते हो? बेवकूफ, अगर अंजलि को जरा भी शक हो गया तो वो छानबीन में लग जाएगी, और अगर एक बार गौतम को पता चल गया तो एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। मुझे अब कुछ और बड़ा सोचना होगा। मेरा दिल कह रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। प्रभाकरन मुस्कुराते हुए कहता है, आप कहो तो अंजलि को रास्ते से ही हटा दूं? जब अंजलि ही जिंदा नहीं रहेगी तो आपके साथ बुरा करेगा कौन? रिया प्रभाकरन की तरफ घूमते हुए देखती है और कुछ सोचकर बोलती है, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन अभी हालात ठीक नहीं है। एक बार ये बुढ़ा घर से चला जाए, फिर उसके बाद मैं सोचूंगी कि क्या करना है। प्रभाकरन हंसते हुए पूछता है, वो बुढ़ा अभी तक गया नहीं? रिया कहती है, सुबह गौतम बता रहा था कि आज जाने वाला है, हो सकता है अभी तक चला भी गया हो। इधर रिया दादाजी के जाने का इंतजार कर रही थी और उधर अंजलि का इंतजार खत्म हो चुका था। अंजलि को जहां जाना था वो वहां पहुंच चुकी थी। उसने एक मलिन सी बस्ती के पास अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरकर वो रेतीली सड़क को पार करते हुए मलिन बस्ती की तरफ बढ़ चली। थोड़ी देर बाद वो एक पुरानी सी कुटिया के सामने खड़ी हुई थी। अंजलि इधर उधर नजर घुमाकर देखती है और फिर सीधे एक कुटिया के अंदर चली जाती है। अगले ही पल अंजलि उसी बुढ़िया के सामने खड़ी थी जिसने 6 साल पहले उस भयानक रात अंजलि की जान बचाने में उसकी मदद की थी। बूढ़ी औरत अपनी 70 साल की पुरानी आंखों को झपकाते हुए अंजलि को पहचानने की कोशिश करते हुए उससे कहती है, कौन कौन हो तुम बेटी?
अंजलि कहती है, अम्मा, मैं अंजलि। बूढ़ी औरत दिमाग पर थोड़ा और जोर डालती है और एकदम उसे अंजलि याद आ जाती है। बूढ़ी औरत कहती है, कैसी है बच्ची मेरी? अंजलि कहती है, मैं अच्छी हूँ माँ। एक बात पूछने आई थी आपसे, 6 साल पहले की। याद है आपको? उस काली मनहूस रात में अपने बच्चों को जन्म दिया था मैंने। बूढ़ी औरत कहती है, हाँ याद है बेटी, बहुत बुरी रात थी वो। अंजलि कहती है, अम्मा, मुझे एकदम सच बताना, मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया था। एक मेरे पास था और दूसरे बच्चे का आपने बोला था कि वो पैदा होते ही मर गया था। क्या मेरा दूसरा बेटा तब मर गया था? बूढ़ी औरत दुखी चेहरा बनाते हुए बोलती है, तेरी जान बच जाए बस, इसीलिए तुझसे उस समय झूठ बोल दिया था बेटा। तेरा दूसरा बच्चा तो वो औरत उठाकर ले गई थी जो तुझे मारने आई थी। उसके बाद उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता। अंजलि के लिए इतना ही सुनना काफी था और वो समझ चुकी थी कि उसका दूसरा बेटा तब मरा नहीं था, रिया लेकर गई थी। मतलब विवान ही मेरा दूसरा बेटा है। अंजलि की आंखों से एक के बाद एक खुशी के आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। वो रिया का सारा खेल समझ गई थी और ये भी कि अब उसे आगे क्या करना है। वो तुरंत जाकर अपनी गाड़ी में बैठती है और एक्सीलेटर पर पांव जमा देती है। लगभग आधा घंटे बाद अंजलि एक बेहद आलीशान स्कूल के सामने अपनी कार को ब्रेक लगाती है। वो शीशा नीचे करके स्कूल के गेट की तरफ देखती है। ये स्कूल वही स्कूल था जिसमें विवान पढ़ता है।